एडिशनल रफाल या MMRCA-2 डील, इन दोनों में से इंडियन एयरफोर्स के लिए कौन सा सुइटेबल ऑप्शन होने वाली है? इंडियन नेवी में हाल ही में शामिल किया गया एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट INS कवारती को किस वजह से अभी एक्टिव मिशन में डिप्लॉय नहीं किया जा सकता है? रशिया की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक ब्रह्मोस की एयर टू एयर वेरिएंट इंडियन एयरफोर्स के लिए किस वजह से गेम चेंजिंग मिसाइल बनने वाली है? रशिया का अभी चाइना को अपग्रेडेड Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को सप्लाई करना भारत के लिए किस वजह से चिंता का विषय बनने वाला है? और अंत में अभी एक बार फिर से भारत के खिलाफ साजिश रचने में पाकिस्तान नाकाम हो गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट राफेल जेट को लेके। अब सबको याद होगा, मैंने एक दो दिन पहले आप सभी को बताया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी शायद MMRCA डील को कैंसिल करके सीधे तौर पर राफेल जेट के लिए ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। इसके बारे में इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने भी कुछ दिन पहले एक हिंट दिया था कि MMRCA डील और एडिशनल राफेल जेट इन दोनों को लेके अभी डिस्कशन किया जा रहा है। और इसी बीच इंडियन एयरफोर्स के इंटरनल डिस्कशन के दौरान जो सजेशन सामने आया है, उनमें से एक सजेशन ये है कि सीधे तौर पर अभी 114 राफेल जेट को एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तौर पर फाइनल कर दिया जाए और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी शामिल करने के साथ साथ इनको लोकली मैन्युफैक्चर किया जाए। अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर किसी प्राइवेट कंपनी के बदले HAL को इन्वॉल्व करने का प्लान किया जा रहा है। वहीं पर दूसरा पॉसिबल सजेशन ये है कि अभी एडिशनल 36 राफेल जेट को खरीद लिया जाए और उसके बाद MMRCA डील को कैंसिल करके उसकी जगह पर मीडियम वेट फाइटर को इंडक्ट किया जाए। अब अगर यहाँ पर सीधे तौर पर 114 राफेल जेट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाता है तो इस डील की कीमत $25 बिलियन से ज्यादा हो सकती है। और ऐसे में एक ही बार में 114 राफेल जेट को ना खरीद के इनको अभी स्टैगर्ड मैनर में भी खरीदा जा सकता है। इसके बारे में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी ने भी पहले हिंट दिया था और ऐसा करने से हम एक ही बार में बल्क ऑर्डर प्लेस करने के बदले बैच बैच के तौर पर इनको इंडक्ट कर सकते हैं। यानी कि अभी जैसे ही राफेल जेट की पहली बैच को हमको डिलीवर किया जाएगा या फिर इनकी डिलीवरी कंप्लीट होने वाली होगी, उसी वक्त ही एडिशनल 36 राफेल जेट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर अभी कंप्लीट टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का प्लान किया जा रहा है और इनको HAL के द्वारा मैन्युफैक्चर कराने की प्लान किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इसको सिर्फ लोकल असेंबली तक सीमित ना रखकर इनको रॉ मटेरियल स्टेज से ही बनाने का प्लान किया जा रहा है। अब ऐसे में हमारा जो बजट है वो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत देने वाला है, क्योंकि MMRCA-2 डील के लिए हमारा जो टोटल बजट था वो $15 बिलियन के आसपास है, जबकि 114 राफेल जेट को खरीदने के लिए हमको लगभग $25 बिलियन देना पड़ सकता है। ऐसे में इस डील के अंदर अभी डसॉल्ट की तरफ से हमको 30 से 40% तक का डिस्काउंट देने का भी ऑफर दिया जा रहा है और अगर ऐसा होता है तब भी कुल मिलाकर ये हमको $18 बिलियन के आसपास पड़ सकते हैं, जो कि अभी भी हमारे बजट से थोड़ी बाहर है। अगला अपडेट INS कवारती को लेके है। आप सभी को पता होगा, हाल ही में ही इंडियन नेवी में P-28 क्लास की आखिरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट INS कवारती को शामिल किया गया था। 3400 टन डिस्प्लेसमेंट वाली इस वेसल को इंडियन नेवी की इन हाउस डिजाइन ब्यूरो की तरफ से डिजाइन किया गया था और इसको GRSC की तरफ से मैन्युफैक्चर किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस वेसल में लगभग 90% से ज्यादा जो आइटम्स और सिस्टम का इस्तेमाल किया गया वो सब के सब इंडियन सिस्टम है। लेकिन अभी इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि ये वेसल अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है, लेकिन इसमें दो बहुत बड़ी खामियां पाई गई है, जिस वजह से अभी इसको किसी एक्टिव रोल में डिप्लॉय नहीं किया जा सकता या फिर किसी भी डायरेक्ट हॉस्टाइल सिचुएशन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिसके लिए इसको प्राइमरीली डिजाइन किया गया है। एक दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि इस वेसल में अभी पॉइंट डिफेंस सिस्टम के तौर पर कोई भी मिसाइल मौजूद नहीं है और खुद को डिफेंड करने के लिए ये अपने AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इसका रेंज बस 4 किलोमीटर तक ही सीमित है। तो ऐसे में अगर इसके ऊपर कोई मिसाइल अटैक किया जाता है तो ये शायद ही उसे डिफेंड कर सकता है। आमतौर पर एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर इसमें बैरक 1 सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी नेवी की तरफ से बैरक 1 सिस्टम के बदले एक नए SR-SAM को इंडक्ट करने का फैसला किया गया था। इसके लिए पिछले साल ही नेवी की तरफ से एक फ्रेश टेंडर को इशू किया गया था, जिसमें अभी फ्रांस, रशिया और इजराइल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस टेंडर में फाइनल किए गए SR-SAM को हमारे सभी वॉर्सेस में
आगे चल के बैरक 1 सिस्टम के बदले डिप्लॉय किया जाएगा और आगे चल के डीआरडीओ की VLSR SAM को भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन तब तक INS कवारती को फॉरवर्ड रोल में डिप्लॉय नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अभी INS कवारती में टोड RS सोनार भी मौजूद नहीं है, जो कि दुश्मन की सबमरीन्स को डिटेक्ट करने में इसकी आंख की तरह काम करने वाला था और इसके बिना इसको एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अभी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए टोड RS सोनार की बात करें तो उसकी डेवलपमेंटल ट्रायल चल रही है और इसी वजह से नेवी की तरफ से अभी जर्मनी की एक्टिव टोड RS सोनार को खरीदने का प्लान किया गया था और इसकी कीमत लगभग 665 करोड़ के आसपास होने वाली है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट भी 2021 की मार्च तक ही साइन किया जाएगा, यानी कि तब तक INS कवारती को एक्टिव रोल में डिप्लॉय नहीं किया जा सकता है, या फिर अगर डिप्लॉय किया जाता है तो इसको बाकी वेसल के साथ जॉइंटली ऑपरेट किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक इंडियन मिलिट्री को कम्प्लीटली रिस्ट्रक्चर करने का प्लान किया गया है, जिसमें हमारी पूरी मिलिट्री स्ट्रेंथ को सिंक्रोनाइज किया जाएगा और टोटल 5 मिलिट्री थिएटर कमांड को सेटअप किया जाएगा, जिसमें एक चाइना के लिए और एक पाकिस्तान के लिए तैनात किए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अभी हमारी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर की तरफ से हमारी तीनों सर्विस को रीऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस को शुरू किया जा चुका है और जल्द ही कैबिनेट की तरफ से भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लियरेंस दिया जाएगा। और सबसे पहले तो अभी एक चाइना स्पेसिफिक और एक पाकिस्तान स्पेसिफिक कमांड को सेटअप किया जाएगा। हमारे नेशनल सिक्योरिटी प्लानर के मुताबिक हमारी नॉर्दर्न कमांड के अंदर जो भी मिलिट्री पोस्ट रहेंगे वो सब काराकोरम पास से लेकर अरुणाचल प्रदेश की कितुबी तक रहने वाले हैं और इसका जो हेडक्वार्टर रहने वाला है वो लखनऊ में सेटअप किया जाएगा। वहीं पर वेस्टर्न कमांड के अंदर सियाचिन से लेकर गुजरात के एंड तक रहेगा, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में होने वाला है। इसके साथ तीसरे नंबर पर एक पेनिसुला कमांड रहेगा, जिसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में सेटअप करने का प्लान किया गया है। चौथे नंबर में एक डेडिकेटेड एयर डिफेंस कमांड को सेटअप किया जाएगा और इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। और आखिरी में एक मरीन कमांड को सेटअप किया जाएगा, जिस पर बेसिकली इंडियन ओशन रीजन और हमारी पूरी की पूरी मैरीटाइम सिक्योरिटी डिपेंड करने वाली है। अभी ये फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन अभी हमारी नेवल कमांड की बात करें तो एक विशाखापट्टनम में है, एक करवार में और एक अंडमान में मौजूद है, जो कि एक ट्राई सर्विस कमांड है। लेकिन आगे चल के हमारी जो मेन ट्राई सर्विस कमांड रहेगा वो साथ विशाखापट्टनम में रहेगा और ये अंडमान के साथ जॉइंटली ऑपरेट करने वाला है। अगला अपडेट रशिया की तरफ से है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, ये खबर सामने आया था, ब्रह्मोस मिसाइल की अभी एक एयर टू एयर वेरिएंट को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और इसके बारे में भी ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO डॉक्टर सुधीर मिश्र जी ने हिंट दिया था कि वो अभी ब्रह्मोस मिसाइल को बेस्ड करके एक लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं। आज इसी को लेकर रशिया की तरफ से भी कुछ रिपोर्ट सामने आई है और भी ब्रह्मोस एरोस्पेस के को डायरेक्टर अलेक्जेंडर मक्सिचेव ने रशियन मीडिया को बताया है कि ब्रह्मोस मिसाइल को बेस करके वो अब एक एयर टू एयर वेरिएंट को बना रहे हैं, जो कि 2024 तक पूरी तरीके से तैयार होने वाली है। अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल होने वाली, इसको स्पेशली दुश्मन के एवेक्स को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया जाएगा, क्योंकि किसी भी आम BVR मिसाइल से ब्रह्मोस मिसाइल काफी महंगा होने वाला है और हम ऐसे मिसाइल को किसी फाइटर जेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और ऊपर से काफी हैवी मिसाइल है, जो कि आमतौर पर किसी BVR मिसाइल की तरह मूव नहीं कर सकता है। पर ये एवेक्स या फिर बॉम्बर जैसे बड़े टारगेट को निशाना बनाने के लिए एकदम परफेक्ट मिसाइल होने वाली है और इसके लिए अभी ब्रह्मोस मिसाइल में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, जैसे कि इसकी सीकर को भी बदला जा रहा है, जो कि अभी एयर टू ग्राउंड टारगेट के बदले एयर टू एयर टारगेट को निशाना बनाने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। और साथ ही अभी एक हाइपरसोनिक मिसाइल भी होने वाली है और इसमें रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से ये काफी दूरी तक मार कर सकेगा। अब ये मिसाइल भारत के लिए काफी जरूरी होने वाला है, क्योंकि अभी चाइना और पाकिस्तान इन दोनों के पास कुल मिलाकर 40 के आसपास एवेक्स मौजूद हैं और इनको काउंटर करने के लिए अभी भारत के पास सफिशिएंट मात्रा में एवेक्स मौजूद नहीं है। तो ऐसे में दुश्मन के एवेक्स को मार गिराने के लिए ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर मिसाइल बन सकता है और साथ ही चाइना के किसी भी बॉम्बर एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के लिए मिसाइल भारत के लिए काफी काम आने वाला है, लेकिन फिर भी इसको 2024 से पहले ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है और पाकिस्तान को लेके यहाँ पर 2-3 अपडेट है, जिनको हम एक ही हेडलाइन के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो अभी पाकिस्तान के PM इमरान खान ने अपने रीसेंट स्टेटमेंट में बताया है कि उनको ये डर लग रहा है कि भारत अभी आगे चल के अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है और पाकिस्तान को डर है कि अफगानिस्तान के जरिए भारत पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने की कोशिश करने वाला है। और ये बात उन्होंने अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फोरम के दौरान स्पीच देते हुए बताया था
और उन्होंने कहा कि वो शुरुआत में भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और स्पेशली भारत में अभी जो सरकार है वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि एक एंटी मुस्लिम सरकार है। और अभी भारत के अंदर जो माइनॉरिटी है वो काफी सफर कर रहे हैं। साथ ही अभी भारत के मुस्लिम का जो हाल है वो सबसे खराब कंडीशन में है। और कश्मीर के अंदर भी भारत ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहा है और इलीगल लॉकडाउन वगैरह कर रहा है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह कि फोरम चल रहा था बिजनेस रिलेटेड इशू को लेके, और वो भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। लेकिन इमरान खान का स्टेटमेंट शुरू होता है भारत से, जिसमें इवन बिजनेस का कोई भी नामो निशान नहीं है। अब इसमें ऑडियंस का जो हाल होगा वो देखने वाली होगी। और ऐसे में अगर आप जाके उनमें से किसी एक भी ऑडियंस को पूछेंगे कि इमरान खान का ये जो स्पीच था वो कैसा था, तो उनका जवाब कुछ ऐसा ही होगा। अब इसके अलावा पाकिस्तान को अभी एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी कश्मीर ब्लैक डे को जोरों शोरों से पालन करने का एम रखा गया था, और इसके लिए वो अभी सऊदी अरब से सपोर्ट मांग रहे थे। और अभी सऊदी के अंदर भी बड़े जोरों शोरों से भारत के खिलाफ कुछ इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से सऊदी को इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया, तो सऊदी की तरफ से सीधे तौर पर पाकिस्तान को बता दिया गया कि अगर उनको कश्मीर ब्लैक डे वगैरह कुछ भी करके सऊदी के अंदर कुछ पालन करना है तो इसको वो सिर्फ अपने एम्बेसी के अंदर ही सीमित रख सकते हैं, और बाकी सऊदी अरब के अंदर कहीं पर भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी करने के लिए पाकिस्तान को सऊदी की तरफ से इजाज़त नहीं दिया गया है। अगला अपडेट चाइना और रशिया की तरफ से है। कुछ चाइनीज मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना को अभी रशिया की तरफ से 121 मल्टीरोल हेलीकॉप्टर को डिलीवर किया जाएगा। इसके बारे में पिछले महीने में एक रिपोर्ट सामने आया था, जहां पर रशियन प्लांट के अंदर MI-17 हेलीकॉप्टर्स को चाइनीज पेंट स्कीम के साथ देखा गया था। और अभी उसी को लेके चाइनीज सोशल मीडिया में कुछ बातें फैल रही है कि चाइना को अभी रशिया की तरफ से 121 MI-17 हेलीकॉप्टर्स को सप्लाई किया जाएगा, जिनको मेनली चाइना अपनी स्पेशल फोर्सेस यूनिट के साथ डिप्लॉय करने वाली है। अब चाइनीज मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में रशिया और चाइना के बीच 121 MI-171 हेलीकॉप्टर्स के लिए एक डील को साइन किया गया था, जिसके अंदर 68 MI-171 और MI-171E हेलीकॉप्टर, 18 MI-171 SH हेलीकॉप्टर और बाकी की भी MI-17 हेलीकॉप्टर होने वाले थे, लेकिन इनमें VK-2500 इंजन होने वाली थी। इसके साथ वो अभी एडिशनल 21 N-60 हेलीकॉप्टर्स को भी खरीदने वाले थे। अब यहाँ पर चाइना को डिलीवर किए जा रहे MI-171 SH हेलीकॉप्टर्स को चाइना मल्टीरोल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और इसमें लगे हुए पावरफुल K-2500 इंजन की वजह से यह आसानी से हिमालयन रीजन में ऑपरेट कर सकता है, और इसको चाइना ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन से लेके अटैक या फिर एस्कॉर्ट वगैरह भी कर सकता है। अब इसे चाइना इस वजह से खरीद रहा है क्योंकि चाइनीज हेलीकॉप्टर सभी हिमालयन रीजन में सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, और अभी अगर भारत के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसे में ये हेलीकॉप्टर चाइना को ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन से लेके स्पेशल ऑपरेशन या फिर मेडिवैक रोल में भी काफी मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट कश्मीर को लेके है, और जम्मू एंड कश्मीर को लेके अभी सरकार की तरफ से कुछ बहुत बड़े कदम लिए गए हैं। पहले भारत के किसी दूसरे स्टेट के लोग अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जाके वहां पे जगह को खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर को लेके कुछ नए लैंड एलोकेशन रूल को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके चलते अब भारत के किसी भी स्टेट के लोग जाके जम्मू एंड कश्मीर में जगह को खरीद सकते हैं। इससे पहले सिर्फ स्टेट के परमानेंट रेसिडेंट ही जम्मू एंड कश्मीर में जगह को खरीद सकते थे, और इसी वजह से कुछ दिन पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह इशू किया जा रहा था, लेकिन अभी उसको भी ओमिट करने का प्लान किया गया, यानी कि सीधे तौर पर कोई भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लैंड को खरीद सकता है। इस बात को लेकर अभी जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर चीफ उमर अब्दुल्ला ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसको लेके कल तक पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भी रोना शुरू करने वाले हैं। और यकीन मानिए पाकिस्तान की तरफ से कल तक ऐसा स्टेटमेंट दिया जाएगा कि भारत सरकार अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश कर रही है, और इस बात को लेके अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान में भी मामला थोड़ा गर्म होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।